तो ऑलराइट स्टूडेंट्स, मैंने पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चन पूछे थे। फर्स्ट क्वेश्चन था हाइपरकैलेमिया कैन कॉज व्हाट। हाइपरकैलेमिया कैन कॉज हार्ट ब्लॉक। फर्स्ट आंसर है हार्ट ब्लॉक। एंड कार्डियक अरेस्ट। सेकेंड क्वेश्चन था नेम एनी 3 पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक फैक्टर्स। फर्स्ट हो गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, बहुत सारे थे। सेकंड था T3 T4 और थर्ड हो गया हमारा कैल्शियम। ओके, थर्ड जो क्वेश्चन था हमारा, जो मैंने पूछा था, वो था एडिनाइल साइक्लेज का इनएक्टिवेशन क्या कर सकता है, क्या लीड कर सकता है। अगर हम एडिनाइल साइक्लेज को इनएक्टिवेट कर देंगे, याद करो स्टूडेंट्स, तो क्या हो रहा था, फॉस्फोरिलेशन नहीं हो पा रहा था एल टाइप कैल्शियम चैनल्स का, और जिनकी वजह से क्या आएगा, हमारा जो एक्शन पोटेंशियल का ग्रेडियंट है वो थोड़ा डाउन हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाएगी और एक्शन पोटेंशियल थोड़ा टाइम लेके जनरेट होगा। तो ये क्या कॉज करेगा, ये कॉज करेगा ब्रेडिकार्डिया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आंसर है क्वेश्चंस के। और स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि हमारा हार्ट एक बीट में कितना ब्लड पंप कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, जितना हमारा ब्लड हार्ट एक बीट में पंप कर रहा है ब्लड को, वो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम होता है एक स्ट्रोक में। ओके, तो स्टूडेंट्स स्ट्रोक वॉल्यूम का मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। स्ट्रोक वॉल्यूम का भी एक फॉर्मूला होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इक्वल्स टू EdV माइनस ESV। अब ये EdV क्या है, ये ESV क्या है, इस पर बात करेंगे हम। EdV की फुल फॉर्म होती है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ESV की फॉर्म होती है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ओके, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ये क्या होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, यहां आता है। अब क्या हो रहा है, अब हमारा ये हार्ट जो है ये हमारा रिलैक्सेशन फेज में है। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से ब्लड को आ रहा है, इवन कोरोनरी साइनस से ब्लड आ रहा है, एट्रियम में पुल हो रहा है। एट्रियम में आके अभी रिलैक्सेशन में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ है बिल्कुल भी। अब एट्रियम में जब पुल होता जाता है तो एक स्टेज आती है जब एट्रियम सेज नो मोर। अब एट्रियम पूरे के पूरे लिमिट तक उसके फुल हो चुके हैं, इससे ज्यादा वो स्ट्रेच नहीं हो सकते। तो क्या होता है कि हमारे विदाउट किसी कॉन्ट्रैक्शन से, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ है अभी, हमारी ये वॉल्स खुल जाती हैं। ओके, वॉल्स खुलने के बाद विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी 70 to 80% ब्लड हमारे वेंट्रिकल्स में आ जाता है। ओके, ये हमारा आ गया ब्लड 70 to 80% वेंट्रिकल्स में पूल होना शुरू हो गया। इवन यहाँ पे स्टूडेंट्स 70 to 80% ब्लड हमारे यहाँ आ गया। अब क्या हुआ, अब एटीएम का कॉन्ट्रैक्शन होगा क्योंकि एटीएम डीपोलराइज हो रहे थे, एटीएम हुए कॉन्ट्रैक्ट, जिनकी वजह से 20-30% जो ब्लड बचा था एट्रियम में वो भी अब हमारे वेंट्रिकल्स में आ गया। ओके, वेंट्रिकल्स और ज्यादा फिल होने शुरू हो गए अब हमारे। अब कौन सा फेज आएगा, अब आएगा जी हमारी एबी नोड पे, जो एक्शन पोटेंशियल आएगा एबी नोड पे आएगा, 0.1 सेकंड होंगे, 0.1 सेकंड हो गए, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो गए। अब एक्शन पोटेंशियल नीचे जनरेट होएगा, वही जो मैंने ऑटोनोमिसिटी वाली वीडियो में बात करी थी वही सब होएगा यहाँ पे। अब वेंट्रिकल्स डीपोलराइज हो गए और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए। ओके,
वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होने से जस्ट पहले जो हमारा ब्लड यहाँ पे होगा वो होता है हमारा एंड सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, इसे कहते हैं हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ओके, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होने से जस्ट पहले, सिस्टली में जाने से जस्ट पहले जो हमारा ब्लड जो होता है हमारे वेंट्रिकल्स में वो होता है हमारा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम की बात करते हैं अब हम। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है? अब हम क्या हुआ, अब कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ओके, ब्लड चला गया होगी हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन में और एओर्टिक सर्कुलेशन में, हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ, ब्लड यहां से खाली होना शुरू हो गया। ओके, यहां से खत्म हुआ, यहां से खत्म हुआ। अब जो ब्लड बचा है यहां पर वेंट्रिकल्स में, कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टली होने के बाद जो ब्लड बचा है उसे हम कहेंगे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ये वाला। ओके, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो होता है वो लाई करता है अराउंड 130, 120 टू 140 के बीच में। लिख देता हूं, EDV इक्वल्स टू अराउंड 120 टू 140 लाई करता है। हम इसे 130 ml ले लेते हैं अब इसके लिए। ESV जो होता है हमारा एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम वो लाई करता है हमारा 50 टू 70 के बीच में, तो इसे हम 60 ले लेते हैं, 60 ml। फॉर्मूले में पुट करते हैं, क्या क्या कहा था मैंने, स्ट्रोक वॉल्यूम इक्वल्स टू व्हाट, EDV माइनस ESV which is equals to around 70 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है हमारा, एवरेज में हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml आता है। ओके, हमारा हार्ट रेट पहली वीडियो में कितना था, हमारा एवरेज कितना आ रहा था, हमारा एवरेज होता है हार्ट रेट अराउंड 70। अगर हम कार्डिक आउटपुट का अगर हम अमाउंट निकालते हैं कि हमारा कितना अमाउंट ऑफ कार्डिक आउटपुट रहता है, हमारा हार्ट कितना ml ऑफ ब्लड, कितना अमाउंट ऑफ ब्लड 1 मिनट में पंप आउट कर देता है। तो अगर हम चेक करें, फॉर्मूले में रखते हैं, हार्ट रेट नॉर्मल कितना होता है 70, पहले की वीडियो में अगर नहीं पढ़ा है तो देख लेना, हमारा हार्ट रेट 70 होता है, 70 बीट्स पर मिनट। और ये अभी भी क्या निकला है, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना निकला है, 70 ml पर बीट्स, ml पर बीट्स। मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी स्टूडेंट्स, बीट से बीट कैंसिल आउट हो जाएगी, 70 मल्टीप्लाई 70 4900 मिलीलीटर पर मिनट। इसे हम राउंड ऑफ करके 5000 भी लिख सकते हैं, 5000 लीटर पर मिनट। ये होता है हमारा कार्डिक आउटपुट। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारा कार्डिक आउटपुट कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ये होता है। ओके, अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रोक वॉल्यूम की डिटेल में। स्ट्रोक वॉल्यूम किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है, क्या क्या चीजों से इफेक्ट डालती है। ये है हमारा जो स्ट्रोक वॉल्यूम, ये किन किन चीजों पे डिपेंडेंट है। ये देखो, ये पहले डिपेंड होता है प्रीलोड पे, कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे, और आफ्टर लोड पे। प्रीलोड क्या होता है, प्रीलोड को जानते हैं हम। प्रीलोड को नॉर्मली कह सकते हो डिग्री ऑफ स्ट्रेच, कि हमारा हार्ट कितना स्ट्रेच हो सकता है, कितना स्ट्रेच हो रहा है। ओके, ये भी डिपेंड करता है ईडीवी पे। अगर हमारा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा है, जब हमारे रिलैक्सेशन में हार्ट होता है, तब अगर हमारा जो वॉल्यूम है ब्लड का जो आ रहा है वो अगर ज्यादा है तो ज्यादा स्ट्रेच होने वाला है हमारा हार्ट। तो इसे मैं लिख सकता हूं स्ट्रेच, डिग्री ऑफ स्ट्रेच। ओके, और ये डिपेंड करता है हमारे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम पे, ईडीवी पे।
ओके। अब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी डिपेंड करता है काफी चीजों पे। फर्स्ट है हमारा वीनस रिटर्न, कि हमारा वेन से कितना ब्लड रिटर्न हो रहा है वापस। ओके, फर्स्ट लिख देता हूं मैं वीनस रिटर्न। अभी जो वीनस रिटर्न है ये भी डिपेंड करता है काफी चीजों पे। यहां देखो, फर्स्ट चीज मैं लिखता हूं, मैं आपको बताता हूं वीनस रिटर्न में ये काम कैसे क्या होता है। ओके, बेसिकली हो क्या रहा है ये, हमारा जो ब्लड है वेन्स के थ्रू, हमारा वेन्स के थ्रू हार्ट में जा रहा है इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये है हमारे वॉल्स। अगर आपने वेन्स में ढंग से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हमारे वेन्स में वॉल्स होते हैं जो कि ब्लड को सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाने को ऊपर जाने को अलाउ करती है, नीचे अलाउ नहीं करती है। ओके, तो क्या होता है, ये हमारी मसल्स, स्मूथ मसल्स, ओके। अभी क्या होता है कि अगर हम स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें, हमारे वीनस जो वीन्स होते हैं, हमारी वेन्यूल्स होते हैं, इनमें जो हमारा प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है आर्टरीज के कंपैरिजन अगर हम करते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लो होता है ब्लड का बहुत काफी स्लो होता है, तो इन्हें जाने के लिए थोड़ा प्रेशर चाहिए होता है। ओके, अगर हम इन्हें मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें तो हमारी वेन्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और अगर वेन्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो हमारा ब्लड जो है ज्यादा अमाउंट में ऊपर आएगा। ओके, इस फिनोमेना को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इस फिनोमेना को, इसे हम बोलते हैं मिल्किंग एक्शन ऑफ वेन्स। मिल्किंग ऑफ वेन्स। सेकंड चीज जो डिपेंड करती है वीनस रिटर्न पे क्या है, वो है हमारा रेस्पिरेटरी पंप। क्या होता है रेस्पिरेटरी पंप, देखते हैं, इसे ध्यान से पढ़ते हैं। ये तो जी ये है हमारी, यहां से यहां तक है हमारी थोरैसिक कैविटी। सॉरी फॉर दी फनी डायग्राम, अच्छा लग रहा है पूरा। ये है हमारी एब्डोमेन कैविटी नॉर्मली। ओके, एब्डोमेन, ये है हमारे थोरैसिक। नॉर्मली क्या है, ये सिंपल है। ओके, एक वेन यहां से आ रही है और यहां पे आ रही है। ओके, ये एक ही वेन है पूरी, बस ये मैंने आपको डिवाइड करके दिखा दिया। एब्डोमेन से निकल रही है, थोरैसिक में जा रही है। जब हम डीप इनहेल करते हैं क्या होता है, हमने सांस भरा, हमारी एब्डोमेन का जो स्पेस था वो कम हो गया, थोरैसिक का स्पेस था वो बढ़ गया, कुछ ऐसा हो गया ये। ओके, अब जिसकी वजह से क्या हुआ, यहां पे स्पेस कम है एब्डोमेन में, तो इसके प्रेशर को क्या होगा, ये प्रेशर हाई हो जाएगा, ये हाई प्रेशर सिस्टम हो जाएगा, हाई प्रेशर। और ये हो जाएगा लो प्रेशर, क्योंकि यहां पे स्पेस जो है इसका ये बहुत ज्यादा है। अब जो ब्लड हमारी वेन से जा रहा था कहां ट्रेवल करेगा, चीजें कहां से कहां ट्रेवल करती हैं, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब जितना अमाउंट ऑफ ब्लड हमारी यहां से यहां जा रहा था नॉर्मल कंडीशन में, अब उससे ज्यादा ब्लड हमारे हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएगा, और यहीं पे हमारा कहीं पे हार्ट है। ओके, तो अब अगली चीज जो इफेक्ट डालेगी वो है हमारा रेस्पिरेटरी पंप। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चीज जो वीनस रिटर्न में इफेक्ट डालेगी वो है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये कैसे इफेक्ट डालता है ये देखते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्व क्या रिलीज करती है, नॉरएपिनेफ्रिन, और हमारे इन जो स्मूथ मसल्स है इन पे कौन से रिसेप्टर होते हैं, अल्फा रिसेप्टर्स।
और अल्फा रिसेप्टर किसके लिए स्टिमुलेट, किससे सेंसिटिव हो जाते हैं? नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन आया, ये है हमारी जी अल्फा रिसेप्टर्स, यहां पे इन्होंने बाइंड करा नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन ने। तो क्या प्रमोट करेंगे? ये प्रमोट करेंगे हमारे वेजोकंस्ट्रिक्शन को। अब वेजल्स कंस्ट्रिक्ट होंगी तो क्या होएगा? ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड वेन्स के थ्रू हमारे हार्ट में आएगा, हमारा ईडी भी बढ़ेगा, ईडी भी बढ़ने से हमारा प्रीलोड बढ़ेगा, प्रीलोड बढ़ने से हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा वेन्स रिटर्न। अब सेकंड चीज जो इफेक्ट डालेगी वो है हमारा फिलिंग टाइम। एक कंडीशन लेते हैं इसमें। अब लेते हैं हम, मान लो कि कोई पर्सन टैकीकार्डिक है। टैकीकार्डिक का मतलब क्या? उसका हार्ट रेट 100 से ज्यादा है, 100 बीट्स पर मिनट से ज्यादा है, टैकीकार्डिक पर्सन है। अब क्या होगा कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है एसए नोड से, एबी नोड पे जा रहा है और फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जनरेट हो रहा है और फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐसे हो रहा है बहुत स्पीड में। तो क्या उसे प्रॉपर इनफ टाइम मिल पाएगा हार्ट को रिलैक्स करने का? नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, उसके पास फिलिंग टाइम होगा ही नहीं। फिलिंग टाइम नहीं होगा तो हमारा क्या होगा? फिर हमारा प्रीलोड कम होएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा। ओके, तो इसे कहते हैं हम फिलिंग टाइम में टेकीकार्डिया। नेगेटिव इफेक्ट डालता है हमारे प्रीलोड पे। अब क्या बात करते हैं हम, क्या हो कि अगर हमारा हार्ट स्ट्रेच ही ना कर पाए, कौन सी कंडीशन होती है? मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। क्या होता है ये होता है एमआई, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। क्या होता है इसमें? क्या होता है पहले ये इससे बात करते हैं। हमारी जो कॉरोनरी सर्कुलेशन होता है, कॉरोनरी जो आर्टरीज होती है, जो हमारा ब्लड हार्ट को सप्लाई करवाती है। हार्ट भी तो मेहनत कर रहा है, उसे भी तो ब्लड चाहिए, उसे भी तो एनर्जी चाहिए। तो जो कॉरोनरी आर्टरीज होती है, जो हमारे ब्लड को हार्ट तक ले जाती है, हार्ट की सेल्स तक ले जाती है। अब क्या पता कि वो ढंग से सर्कुलेट ना कर पा रही हो, वो उतना ब्लड ना पहुंचा पा रही हो हमारे हार्ट की सेल्स को, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे नेक्रोसिस इफेक्ट आना लग जाता है। नेक्रोसिस मतलब कि एब्सेंस ऑफ ब्लड या न्यूट्रिशन या फिर ऑक्सीजन। ओके, वो इफेक्ट आने लग जाएगा, जिसकी वजह से हमारी सेल वो चेंज होने लग जाती है फाइब्रस टिश्यू में, और फाइब्रस टिश्यू हमारे कभी कांटेक्ट कर ही नहीं सकते। इस कंडीशन को हम कहते हैं मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। तो स्टूडेंट, सिग्निफिकेंट अमाउंट में अगर हमारा एमआई है, वो भी हमारे ईडीपी को अफेक्ट करने वाला है, क्योंकि हमारा हार्ट स्ट्रेच नहीं कर पाएगा, और अगर हमारा हार्ट स्ट्रेच नहीं कर पाया तो प्रीलोड घट जाएगा, प्रीलोड यहाँ पे घट जाएगा। प्रीलोड कम हो गया तो हमारा ये स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। लॉ के बारे में बात करते हैं। इस लॉ का नाम क्या है? इस लॉ का नाम है फ्रैंक स्टार्लिंग्स लॉ। ये लॉ क्या स्टेट करता है? ये लॉ कुछ नहीं स्टेट करता है, ये लॉ बहुत सिंपल है। ये कहता है कि जितना डिग्री ऑफ स्ट्रेच होगा उतनी ही ज्यादा फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन होगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हो, एक रबर बैंड लो और रबर बैंड को एक सर्टेन डिस्टेंस तक तुम स्ट्रेच करो, उसके बाद उसे छोड़ दो, तो फोर्स ऑफ इंपैक्ट जो तुम्हारी उंगली पे लगेगा वो अब फील करना, उसके बाद सेकंड ट्राई में उसे और ज्यादा डिस्टेंस पे स्ट्रेच करना और तब फोर्स ऑफ इंपैक्ट फील करना। जो सेकंड वाला होगा वो बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ इंपैक्ट होगा, तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने स्ट्रेच बढ़ा दिया। तो ये क्या स्टेट करता है? सेम हमारा हार्ट में भी होता है। अगर हम प्रीलोड बढ़ाएंगे, इसका मतलब स्ट्रेच बढ़ रहा है, स्ट्रेच बढ़ रहा है तो ईडीवी ज्यादा आ रहा है, ईडीवी ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या? हमारा हार्ट रिलैक्स में ज्यादा हो रहा है। स्ट्रेच बढ़ते बढ़ते हमारे जो क्रॉस ब्रिजेस का फॉर्मेशन है वो पोटेंशियल एक बहुत ज्यादा क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होंगे। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होने के बाद इतने अमाउंट में क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो जाएंगे कि हमारा एक ऑप्टिमम डिस्टेंस पे जब ये हिट करेगा तो ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा। मोर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन ऑप्टिमम डिस्टेंस पे जाके और ज्यादा कॉन्ट्रैक्टिलिटी दे देंगे। तो ये हमारा फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ है। इसे मैं लिख देता हूं, डिग्री ऑफ स्ट्रेच
more degree of stretch, more is the force of contraction. ऑलराइट गाइस, ये था हमारा प्रीलोड के बारे में जो कि हमने स्ट्रोक वॉल्यूम के अंदर पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्टिलिटी के बारे में, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या होती है उसके बारे में सब बात करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और इसे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो आप अगर अपने फ्रेंड्स को देना चाहते हो। और अगर कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करना, मैं सबके आंसर दूंगा। थैंक यू गाइस।